गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे आग्रह है कि आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आप अपने स्टूडेंट ग्रुप में भी इसे भेजने का प्रयास करें। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का एक टॉपिक है लोधी वंश। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने राज्य किया था। प्रथम वंश था गुलाम वंश, दूसरा वंश था खिलजी वंश, तीसरा वंश था तुगलक वंश, चौथा वंश था सैयद वंश और 5वां वंश था लोधी वंश। अब ये अंतिम वंश है लोधी वंश, जिसके विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लासों में हम लोगों ने बाकी के 4 वंशों और उनके शासकों को पढ़ रखा है। जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, नए होंगे, वो हमारे चैनल पर जाकर बाकी इसके पहले वाले जो वीडियो हैं उन्हें देखें। इस वीडियो में मैंने कुछ लिंक ऐड कर रखा है, जैसे कि तुगलक वंश से संबंधित कुछ लिंक मैंने ऐड कर दिया है, तो आप उस लिंक से भी तुगलक वंश देख सकते हैं। फिर आप प्ले लिस्ट से जाकर अन्य जैसे खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश आदि वंशों के विषय में जानकारी लें, तब ये क्लास लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि पिछली क्लासों को जोड़ते हुए अगली क्लास समझ में बेहतर आएगी आपको। अब देखें कि आज हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम वंश है लोधी वंश। अब समझें कि लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है यह 1451 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी से लेकर यह 1526 ईस्वी तक है। कब है? 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत में सल्तनत का राज्य रहा। उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत पे एक नए वंश ने राज्य किया, जिसे इतिहास में हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आपको याद ही होगा कि अगर पूरे दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड देखें तो आप जान रहे हैं कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल है। इस टाइम पीरियड में लगभग 5 वंशों ने राज्य किया है। इस 5 वंशों में यह अंतिम वंश है लोधी वंश। साथ ही साथ ये याद रखें कि लोधी वंश भारत का प्रथम अफगानिस्तान, ठीक है, सिद्धांत पर राज्य करने वाला वंश है, यानी प्रथम अफगानिस्तानी शासन वाला वंश जो है लोधी वंश है। जैसे बहलोल लोधी, इधर देखिए लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला प्रथम अफगान वंश है। क्लियर है? इसके पहले जो भी वंश के शासकों ने राज्य किया उसमें से किसी का संबंध अफगानों से नहीं था। तो भारत पर राज्य करने वाले अफगान शासकों में यह प्रथम वंश है लोधी वंश, जहां से अफगान राज्य की अफगानियों द्वारा शासन करने की शुरुआत होती है। तो क्लियर हुआ? यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रथम अफगान वंश कौन सा है, या आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत पे राज्य करने वाला या दिल्ली पर राज्य करने वाला प्रथम अफगान वंश कौन सा है, तो लोधी वंश है। क्लियर हुआ? लोधी वंश का टाइम पीरियड कितना? तो 1451 से लेकर 1526 तक। अब लोधी वंश पर कुल 3 शासकों ने राज्य किया है। ये देखेंगे, पहला लोधी वंश के शासक हैं ये बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड है वह है 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोधी का टाइम पीरियड है 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक। उसके बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठता है और सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड है 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। क्लियर हुआ? बहलोल का टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1489 तक, और सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड है 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक, और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, इसका टाइम पीरियड है 1517 से लेकर 1526 तक। क्लियर हुआ कि लोधी वंश पे 3 शासकों ने राज्य किया। इन 3 शासकों का नाम है, पहला है बहलोल लोधी, उसके बाद है सिकंदर लोधी, और अंतिम शासक जो है उसका नाम है इब्राहिम लोधी। क्लियर हुआ? अब देखें कि एक एक करके इन शासकों के विषय में पढ़ेंगे, जो उन घटनाओं को पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी का टाइम पीरियड आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, मुझे विश्वास है कि 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक बहलोल लोधी का टाइम पीरियड था।
अब यदि आपसे एक प्रश्न पूछता है बार बार एग्जाम में कि भारत पर राज्य करने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था, तो बहलोल लोदी था। तो भारत में प्रथम अफगान वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है। कह सकते हैं कि भारत में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल है। क्लियर हुआ। अब देखें कि बहलोल लोदी वंश का संस्थापक है। यह भी प्रश्न पूछता है आपसे बार बार कि लोदी वंश का संस्थापक कौन, तो बहलोल लोदी है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारत पर अफगान वंश का प्रथम संस्थापक कौन, तो बहलोल लोदी है। यदि पूछे कि भारत पर राज्य करने वाला प्रथम अफगान वंश कौन है, तो लोदी वंश है। क्लियर हुआ। अब बहलोल लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक है, यह जब गद्दी पर बैठता है तो यह राज्य जो करता है वो किस सिद्धांत के आधार पर करता है, अफगानी सिद्धांत के आधार पर। इसके पहले जो भी सुल्तान थे उसमें से किसी ने भी अफगानी सिद्धांत पर राज नहीं किया था। अफगानी सिद्धांत पर राज्य करने वाला पहला शासक दिल्ली सल्तनत का बहलोल लोदी है। अब बहलोल जो है अपने सरदारों को, ठीक है, मकसद ए आला, ये बिल्कुल याद रखेंगे, बहलोल अपने सरदारों को मकसद ए आला कहा करता था। अब अफगानी सिद्धांत में होता क्या है कि अफगानी सिद्धांत में सुल्तान, सरदार, उसके बने जो अधिकारी हैं उनके और जनता के, रियाया के बीच कोई गैपिंग नहीं होती। ठीक है। सुल्तान भी अपने को जनता का ही एक अंग समझता था और यह समझता था कि इस जनता में के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मुझे जो है एक लीडर के रूप में, एक नेता के रूप में चूज किया है और हम ये जनता और हम दोनों एक ही हैं। ठीक है। बाकी के सुल्तान आपने देखा, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ये सभी सुल्तान देवत्व के सिद्धांत का पालन करते थे, जिनका मानना था कि खुदा ने हमें इस धरती पर राज्य करने के लिए ही भेजा है और यानी हम शासक हैं और बाकी लोग शासित हैं और इन्हें शासित होने के लिए भेजा है और हमें शासक होने के लिए भेजा है। यानी कि ये नहीं है कि इन्हीं लोगों में से मैं एक नहीं हूं, मैं खुदा द्वारा भेजा गया जो है एक प्रतिनिधि हूं जिसका कार्य इन लोगों पर शासन करना होता है। क्लियर हुआ। इसके पहले के जो भी सुल्तान थे उनका सिद्धांत यह था, वो दैवीय सिद्धांत के आधार पर राज्य करते थे। लेकिन लोदी वंश के शासकों ने अफगानी सिद्धांत पर राज्य किया। अफगानी सिद्धांत का मूल समझ लिए कि इसमें सुल्तान अपने आप को जनता के समकक्ष ही समझता है। यहां तक कि बहलोल अफगानी सिद्धांत का पालन करते हुए अपने सरदारों के साथ कालीन पर, मैट पर बैठकर बातें करता था। कहा जाता है कि यदि सुल्तान के सामने, बहलोल के सामने उसके सरदार खड़े होते तो अपने सरदारों के सम्मान में वह खड़े होकर बातें करता था। यदि कोई जनता उससे किसी तरह की बात करने के लिए आ जाती थी तो उस जनता के साथ वह फर्श पे बैठकर, कालीन पे बैठकर उससे बातें करता, उसकी समस्या सुनता। अफगानी सिद्धांत का मतलब आपने समझ लिया होगा। तो बहलोल किस सिद्धांत पर राज्य करता है, तो अफगानी सिद्धांत पर। अपने सरदारों को क्या कहता है, मकसद ए अली कहकर पुकारता है। मकसद ए अली कहकर अपने सरदारों को पुकारता है। जनता का और सरदारों के साथ मैट पर बैठकर बातें करता है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बहलोल की बातें हैं जो याद करें। एक तो यह लोदी वंश का संस्थापक है, ठीक है। एक अफगानी साम्राज्य का संस्थापक है बहलोल लोदी, ये कह सकते हैं। अब बहलोल ने जो है एक सिक्का चलाया है जिसका नाम है बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का, यह सिक्का काफी मानक सिक्का था और इस सिक्के का प्रचलन अकबर के काल तक रहा। अकबर के काल में कई सारे इतिहासकारों ने इस बहलोली सिक्का का जिक्र किया है। तो बहलोल लोदी ने यह बहलोली नामक एक सिक्का चलाया था। बहलोली सिक्का का प्रचलन अकबर के काल तक था। अकबर के काल के कई सारे इतिहासकारों ने इसकी चर्चा की है। अब देखेंगे कि बहलोल के बाद जो लोदी वंश का दूसरा शासक हुआ उसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है वह 1489 ईस्वी से लेकर 1517 तक है। 1489 से लेकर 1517 तक। अब देखें कि बहलोल लोदी का यह पुत्र है। सिकंदर लोदी बहलोल का पुत्र है। इसका जो मूल नाम है
यह है निजाम खां। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां है। यह बहलोल लोदी का पुत्र है। जब यह गद्दी पर बैठता है तो एक उपाधि धारण करता है, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह की उपाधि के साथ यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। कब बनता है? 1489 ईस्वी में। इसके बाद से यह इतिहास में ज्यादातर सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका मूल नाम निजाम खां है। सिकंदर शाह की उपाधि के साथ यह दिल्ली का सुल्तान बनता है। ज्यादातर इतिहास में प्रसिद्ध इसका नाम सिकंदर लोदी है। क्लियर हुआ? अब देखें कि यह सुल्तान केवल शासक नहीं है, यह काफी जो है साहित्य में रुचि रखने वाला सुल्तान है। और यह गुलरुखी शीर्षक देकर यह कविताएं लिखा करता था। किस शीर्षक से? तो गुलरुखी नाम से यह कविताएं लिखता था। तो कविता प्रेमी है यह। इसकी उपाधियां हैं सिकंदर शाह, गुलरुखी। क्लियर हुआ? मूल नाम निजाम खां। अब देखें कि सिकंदर लोदी इतिहास में एक अपने प्रयोग के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसने भूमि की पैमाइश के लिए एक मापक जो है, एक पैमाना, एक प्रमाणिक पैमाना जो सबके लिए मान्य हो, गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। यह भी अकबर के काल तक ये पैमाना काफी प्रसिद्ध रहा। गज ए सिकंदरी, बार बार ये क्या है? तो यह भूमि पैमाइश करने का, मापने का एक जो है जरीब है। इसे क्या कहते थे? गज ए सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी का शुरुआत किसने किया था? तो यह जो है सिकंदर लोदी ने किया था। और यह किसके लिए किया था? तो भूमि की पैमाइश प्रमाणिक रूप से हो सके, ठीक है, सही से की जा सके, इसके लिए इसने गजे सिकंदरी का प्रचलन शुरू किया। इसके बाद देखें कि आगरा शहर, याद होगा, आगरा शहर का संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी है। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। क्लियर हुआ? उत्तर प्रदेश में आगरा है। आप ये शहर काफी प्रसिद्ध है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में यहीं पे ताजमहल बनाया है। तो इस शहर का संस्थापक कौन है? तो इस शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी ने अपने सल्तनत की जो राजधानी थी, जो सल्तनत का हेडक्वार्टर था, उसको तब बदलकर दिल्ली से कहां कर दिया? तो इसने दिल्ली से आगरा बना दिया ये राजधानी। कब बनाया? 1505 एडी में। कब बनाया? 1505 एडी में इसने राजधानी को बदलकर दिल्ली से आगरा कर दिया। क्लियर हुआ? सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड जो है यह कब से कब तक है? 1489 ईस्वी से लेकर 1517 तक। सिकंदर लोदी निजाम खां के नाम से, इसका मूल नाम निजाम खां था। यह बहलोल का पुत्र है। बहलोल की मृत्यु के बाद 1789 ईस्वी में सिकंदर शाह की उपाधि के साथ यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। यह काफी कवि साहित्य प्रिय व्यक्ति है और यह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता है। दूसरा इसके विषय में जो विशेष प्रसिद्ध बात है वो याद रखना है कि भूमि की पैमाइश के लिए, मापन के लिए प्रमाणिक रूप से जो है पैमाना बनाया, जिसे हम इतिहास में गजे सिकंदरी कहते थे। इसका नाम दिया, इस मापक यंत्र जो पैमाना था भूमि का, इसका नाम गज ए सिकंदरी दिया। ये का अकबर के काल तक प्रसिद्ध रहा। यह आगरा शहर का संस्थापक है। 1504 एडी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। 1505 एडी में यह दिल्ली से अपनी राजधानी बदलकर आगरा लेकर जाता है। तो यहां तक मुझे विश्वास है कि आप सिकंदर लोदी को समझ गए होंगे और सिकंदर लोदी से आने वाले सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखें कि सिकंदर लोदी जो है ये क्या किया कि इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर को विध्वंस करा दिया। सिकंदर लोदी ने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर को विध्वंस कराया, नष्ट कराया और इसकी मूर्ति को तोड़कर कसाईयों में जो है मांस तौलने के लिए बंटवा दिया। इसकी मूर्ति जो थी इसे खंडित किया। कहां?
नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को विध्वंस किया। इसके बाद इसको नष्ट किया और इसको नष्ट करने के बाद मूर्ति को तोड़कर कसाईयों में वितरित कर दिया जो मांस तौले इससे। क्लियर हुआ। इसने तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली सल्तनत का यह सुल्तान तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाता है। साथ ही साथ स्त्रियों को पीर और संतों की मजारों पर जाने से मना कर दिया। ठीक है, पाबंदी लगा दी कि स्त्रियां अब पीर और संतों की मजारों पर नहीं जाएंगी। प्रश्न पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो कि स्त्रियों को पीर और संतों की मजारों से पर जाने से मना कर दिया, माने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यह सिकंदर लोदी था। ज्वाला, बिल्कुल ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को विध्वंस करने का कार्य कौन सा सुल्तान किया है? तो सिकंदर लोदी ने किया है। इतना ही नहीं, ये इसलिए है कि इस मंदिर को तो विध्वंस किया ही, इस मंदिर में जो मूर्ति थी उसे विखंडित कर तोड़वा कर कसाईयों में वितरित कर दिया है। साथ ही साथ तजिया निकालने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। स्त्रियों को पीर और संतों की मजारों पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया। अब सल्तनत काल में लोदी काल की विशेष जो है पहचान है अष्टभुजीय मकबरे। ये वास्तुकला की दृष्टि से यह काल अष्टभुजीय मकबरों का काल कहलाता है। और एक मस्जिद है, मोठ की मस्जिद। कौन सी मस्जिद? मोठ की मस्जिद। काफी महत्वपूर्ण मस्जिद है मोठ की मस्जिद। इस मोठ की मस्जिद का निर्माण भी 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी के काल में ही हुआ था। यह मोठ की मस्जिद दिल्ली में बनी थी। इस मोठ की मस्जिद का निर्माण करता स्वयं सिकंदर लोदी नहीं है। अब देखिए सिकंदर लोदी के काल में वास्तुकला पर कितना ध्यान है कि केवल सिकंदर लोदी ही नहीं, सिकंदर लोदी का जो वजीर है, प्रधानमंत्री है, जिसका नाम जो है क्या है, तो मियां भोईया जो है, मियां भोईया ने एक मोठ की मस्जिद का निर्माण कराया दिल्ली में। क्लियर हुआ। तो सल्तनत में लोदी वंश के इस दूसरे शासक के विषय में हमने पढ़ा सिकंदर लोदी। अब इस वंश का अंतिम शासक है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, जिसका टाइम पीरियड है 1517 से लेकर 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोदी अपने आप में एक बड़ा कैरेक्टर है। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम शासक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की सत्ता खत्म हो जाएगी इब्राहिम लोदी के साथ ही, और दिल्ली पर एक नए वंश का, एक नए जो है जाति वंश के राज्य की शुरुआत होगी, जिसे इतिहास में हम मुगल वंश के नाम से जानेंगे। अब आज जो हम पढ़ेंगे लोदी वंश के इस अंतिम शासक के विषय में बहुत थोड़ा पढ़ेंगे। इसके विषय में विस्तृत जानकारी हम कहाँ लेंगे? जब हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर के विषय में पढ़ रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान दें कि यह इब्राहिम लोदी से कि इसका टाइम पीरियड 1517 से 1526 तक है। यह लोदी वंश का अंतिम शासक है। पानीपत का युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत के इस युद्ध में, प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर को मुगल शासक बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को परास्त किया और दिल्ली सल्तनत की कहानी को बाबर ने खत्म कर दिया और लोदी की कहानी के साथ ही। तो दैट्स ऑल। अगली क्लास में हम मुगल वंश की स्थापना पढ़ेंगे और उस बाबर के साथ ही हम इब्राहिम लोदी से भी कुछ जुड़े हुए प्रश्नों को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आज मुझे विश्वास है कि आप लोदी वंश के इतिहास को समझ गए होंगे। 5 मिनट में इसे समराइज करने का हम प्रयास करते हैं कि जो लोदी वंश है भारत में राज्य करने वाला प्रथम अफगान वंश है। इसके पहले भारत पर कोई भी अफगान वंश जो है राज्य नहीं किया था। यह प्रथम वंश है जो अफगान वंश है और प्रथम अफगान वंश ने दिल्ली पर राज्य किया है। लोदी वंश के 3 प्रमुख शासक हुए हैं जिसका नाम है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है। इसका टाइम पीरियड जो है 1514 से लेकर 1489 ईस्वी तक है। यह अफगानी सिद्धांत
पर राज्य करता है भारत में। अपने सरदारों को यह मकसद अली कहकर पुकारता है। बहलोली नामक एक सिक्का जारी करता है जो अकबर के काल तक जारी रहता है। इसने जो है, अब इसके बाद सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है वो 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक है। यह बहलोल लोदी का पुत्र है। इसका मूल नाम निजाम खां है। बहलोल की मृत्यु के बाद सिकंदर शाह की उपाधि के साथ यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। सुल्तान के साथ साथ यह साहित्यकार भी है, यह कवि भी है। गुलरुखी शीर्षक से यह कविताएं लिखा करता है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद से इसने भूमि की पैमाइश के लिए, मापन के लिए एक जरीब का निर्माण किया जिसे गजे सिकंदरी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। इसने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की और आगरा शहर को अपना दिल्ली सल्तनत का हेडक्वार्टर राजधानी बनाया। 1505 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके यह आगरा ले जाता है। इसके साथ नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को विध्वंस करता है, मंदिर की मूर्तियों को खंडित करता है और कसाईयों में उसे वितरित कर देता है। इसके साथ सिकंदर के विषय में आपने बहुत सारे, इसने तजिया निकालने से मना कर दिया। इसने स्त्रियों को संतों और पीरों की मजारों पर जाने से मना कर दिया। एक और प्रश्न याद रखें कि दिल्ली सल्तनत का यह सुल्तान हिंदुओं के होली जैसे पवित्र त्योहार में भाग लेता है। होली का जश्न यह हिंदुओं के साथ मिलकर मनाता है। यह इसकी दयालुता है, यह इसकी जो है सहिष्णु नीति का हिस्सा है कि यह हिंदुओं के होली जैसे त्योहार में भाग लेता है। इसके बाद से इसके काल में अष्टभुजीय मकबरों का निर्माण शुरू होता है। वास्तुकला की दृष्टि से भी इसका काल काफी महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि यह सुल्तान ही केवल जो है वास्तुकला और भवनों के निर्माण में, वास्तुकला के विकास में कार्य नहीं करता है। इसके काल में इसका जो वजीर है, जिसे मियाँ भोई कहते हैं, मियाँ भोइया ने भी एक मोठ की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया था। किसने? तो सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भोई ने इसका निर्माण कराया है 1526 ईस्वी में। अब देखें कि इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी के साथ ही दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है, दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। तो लोदी वंश दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला अंतिम वंश है। दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है, जो लोदी वंश का अंतिम शासक है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में मुगल शासक बाबर जो है इब्राहिम लोदी को, दिल्ली लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करता है और